दोस्तों ये कहानी है 24 दिसंबर 1999 की, जब इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन काठमांडू से दिल्ली जाते हुए हाईजैक हो गई। ये हाईजैक पूरे 7 दिन तक चला, पर आखिर इंडियन गवर्नमेंट को अपने लोगों को बचाने में इतना टाइम क्यों लग गया, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी में। ये सब शुरू हुआ काठमांडू में, जब एक इंडियन एम्बेसी ऑफिसर रामचंद्र यादव ने एक पाकिस्तानी एम्बेसी ऑफिसर फरहत हाशमी को एक आदमी को एक बैग देते देखा। राम बाहर निकलकर हाशमी को ऐसे ही कैजुअली बुलाता है। उन दोनों ने आपस में थोड़ी बात की, जिसके बाद राम अपने सीनियर को इसके बारे बताता है कि 5 आदमी पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। उनके रूम में लगाए माइक से राम ने उनकी बातें सुनी। वो लोग किसी मिशन पर जाने की बात कर रहे थे। इन्हीं में से एक आदमी का नाम था अमजद, पर राम का सीनियर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से राम की बात पर ध्यान नहीं देता। और उसी वक्त ये 5 आदमी एक एरोप्लेन 814 में बैठने की तैयारी कर रहे थे। इस फ्लाइट का कैप्टन था शरण देव, जिसे वैसे तो इस फ्लाइट पर होना ही नहीं था, पर किसी वजह से आज उसे यहाँ आना पड़ा। उसके साथ है एक एयर होस्टेस इंद्रानी, जिसे वक्त पर अपने घर पहुंचकर अपने पिता को दवाई देनी थी, पर उनकी फ्लाइट थोड़ी सी डिले है। तो यहीं दूसरी तरफ राम को पता लगा कि जो बैग उसने देखा था वो एक फ्लाइट केटरिंग में काम करने वाला बंदा IC 814 में ले गया है। राम ने एयरलाइन के ऑफिस में कॉल की। वो कहता है कि आपको ये फ्लाइट कुछ भी करके रोकनी होगी, पर वो लोग ऐसे राम की बात नहीं मानते, क्योंकि उनके पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था जिससे वो फ्लाइट को रोक पाए। इधर से हाशमी ने भी टेररिस्ट तक एक और बैग पहुंचाया। इनमें से एक टेररिस्ट बैठकर अपने पिता की बातों को याद कर रहा था कि कैसे उसे अपने भाई को वापस लाना है। सभी टेररिस्ट अपने अपने बैग लेकर फ्लाइट में पहुंच गए। उन्होंने अपने सामान को आराम से फ्लाइट के अंदर रखा। कैप्टन शरण के साथ सुनील और राजेंद्र फ्लाइट को टेक ऑफ कराते हैं और नीचे राम बस फ्लाइट को रोकने की कोशिश करता ही रह गया। फ्लाइट हवा में पहुंचते ही वो सभी टेररिस्ट उठते हैं। उन्होंने एक दूसरे को सामान पकड़ाए। वो लोग इस फ्लाइट को एक झटके में ही हाईजैक कर लेते हैं। उन्होंने पायलट्स के ऊपर गन तान दी कि प्लेन को काबुल की ओर लेकर चलो। वो लोग प्लेन की सारी खिड़कियां बंद कराते हैं, लोगों को डराते हैं, जो नहीं मानते उन्हें मारते हैं। पायलट्स ने हाईजैकर को बताया कि काबुल तक जाने के लिए प्लेन में फ्यूल नहीं है, पर हाईजैकर्स को काबुल ही जाना था। नीचे एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी ये बात बता दी जाती है कि IC 814 हाईजैक हो चुका है। ये खबर इंडियन एजेंसी से पहले मीडिया को पता लग गई। एक लीडिंग न्यूज चैनल की हेड शालिनी ने ये बात अपने काका रंजन मिश्रा को बताई। वो इस वक्त की रो के जॉइंट सेक्रेटरी थे। वो शालिनी को साफ कह देते हैं कि बेटा ये बात आगे नहीं जानी चाहिए। रंजन मिश्रा आगे ये बात रो के हेड VK अग्रवाल को बताते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने भी एक कॉल टैप की, जिसमें जम्मू की जेल में बंद एक टेररिस्ट की बात हो रही है। उन्हें शक हुआ कि क्या इस कॉल का हाईजैकिंग से कोई कनेक्शन है। तो दूसरी तरफ अब एक घंटे बाद जाकर रो वाले काठमांडू से आए राम के मैसेज देखते हैं। यहीं ऊपर हवा में एक एयर होस्टेस छाया हाईजैक से हुई हबड़ा दबड़ी में घायल हो चुकी थी। एक टेररिस्ट बर्गर छाया को वॉर्न करता है कि आगे से हमारे रास्ते में मत आइएगा, क्योंकि अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। नीचे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी हाईजैक की बात पहुंची। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर विजयबान सिंह को उनका जॉइंट सेक्रेटरी DRS बताता है कि शायद ये हाईजैक जम्मू की जेल में बंद मसूद को रिहा कराने के लिए किया गया है। मसूद एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट था जो कश्मीर में गिरफ्तार तो कर लिया गया था, पर उसे छुड़ाने की पहले भी 3 कोशिशें हो चुकी थी। ये चौथी है। मसूद को एक हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। उससे मिलने IB का असिस्टेंट डायरेक्टर संजय मेहता पहुंचता है। उसने मसूद से इस हाईजैक के बारे में पूछा, पर मसूद कहता है कि जी मुझे तो कुछ नहीं पता। तो ऊपर पायलट्स हाईजैकर्स को बार बार बता रहे थे कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो काबुल पहुंच पाए। बर्गर ये बात अपने साथी डॉक्टर को बताता है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विनय कोल को भी ये बात पता लगी। वो कहते हैं कि प्लेन काबुल तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो सभी बड़े बड़े ऑफिशियल्स इकट्ठा हुए। विनय कोल सब पर गुस्सा हो रहे हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया और हमें इस बात की भनक तक नहीं थी। तभी वहाँ रंजन मिश्रा पहुँचता है। उसने बताया कि हमने प्लेन के साथ कांटेक्ट किया था। प्लेन में कुल 5 हाईजैकर्स हैं, गन और हैंड ग्रेनेड के साथ। उन्होंने यहाँ राम की हुई कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी। इसमें जिस आदमी अमजद का नाम था वो बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है, जिसे लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते थे। ये अमजद ओसामा बिन लादेन का खास है। पर अब बात ये थी कि पूरा हाईजैक ISI का किया हुआ है और अमजद ISI के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। तो वो इस फ्लाइट पर क्या कर रहा
है। तभी खबर आई कि प्लेन या तो लाहौर तक पहुंच सकती है या अमृतसर। इंडियन एजेंसीज प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट से कनेक्ट होने नहीं देती। उन्हें मजबूरी में ही अमृतसर जाने का फैसला करना पड़ा। पर इसी के साथ साथ खबर आई कि हाईजैकर्स ने फ्यूल भरने का इंतजाम करने की डिमांड रखी है। वो अमृतसर रुककर बस फ्यूल भरवाएंगे। तो ऑफिशियल्स ने यह फैसला किया कि वो इसी फ्यूल ट्रक से हमला करेंगे। पर पंजाब में जो पंजाब पुलिस के कमांडोस हैं वो उनके सीएम के कंट्रोल में थे, तो उन्हें पहले उनकी परमिशन लेनी होगी। यहीं ऊपर प्लेन में हाईजैकर्स ने सभी हट्टे कट्टे मर्दों को औरतों से अलग किया। इसमें एक नई शादी किया जोड़ा अलग हो जाता है, एक परिवार अलग हो जाता है। वो सभी मर्दों के हाथ पैर बांध देते हैं कि कोई भी कुछ भी हलचल ना कर पाए। तो इधर काठमांडू में राम उस आदमी को पकड़ता है जिसने एयरप्लेन में एक अलग से बैग रखा था। यही प्लेन अमृतसर में लैंड हो गई। पंजाब पुलिस के कमांडोज भी पास में ही पहुंच चुके थे। वो लोग फ्यूल के ट्रक में बैठकर आगे जाएंगे, पर हाईजैकर्स प्लेन को एक जगह रोकते नहीं। वो उसे धीरे धीरे रनवे पर ही चलाते रहते हैं और जब 20 मिनट तक कोई भी फ्यूल टैंक उनके पास नहीं आया, उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो 2 आदमी को जख्मी कर देते हैं। शरण के चिल्लाने पर फ्यूल टैंक आगे आया, पर डॉक्टर ने जैसे ही फ्यूल टैंक आते देखा उसका मन बदल जाता है। उसने कहा कि अभी के अभी टेक ऑफ करो। तो नीचे बैठे ऑफिशियल्स कोई भी ऑर्डर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पंजाब सीएम ने साफ मना कर दिया था कि पंजाब में कोई खून नहीं बहना चाहिए। और गठबंधन की सरकार होने की वजह से गवर्नमेंट भी जल्द फैसला नहीं ले पा रही। हर एक डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को गठबंधन की सभी पार्टीज की सलाह लेनी पड़ रही है और इसी चक्कर में कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा। फ्लाइट अमृतसर से टेक ऑफ कर गई। सारे के सारे ऑफिशियल्स बस ऑर्डर का वेट करते रह गए। कोई कह रहा है कि काश पायलट ने थोड़ी देर और रोक लिया होता, तो कोई कुछ। यहीं इस टाइम प्लेन बहुत ही नीचे उड़ रहा था और उसमें फ्यूल भी 10 मिनट का ही बचा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बस लाहौर तक ही पहुंच पाएगा। पर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब थे। इसी साल हुई कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लग चुका था और अब इंडिया को ये प्लेन लैंड करवाने के लिए पाकिस्तान की ही मदद चाहिए। एक्सटर्नल मिनिस्टर विजयबान सिंह ने पाकिस्तान कॉल कर उनकी मदद मांगी, पर पाकिस्तान वाले लाहौर के रनवे की लाइट्स बुझा देते हैं। इन लाइट्स के बिना शरण लैंड नहीं कर सकता था। उसने लाहौर से रिक्वेस्ट की, पर लाहौर वाले साफ कह देते हैं कि आपको यहाँ लैंड करने की परमिशन नहीं है। तो शरण को कोई चारा ना बचते हुए प्लेन मोड़नी पड़ी। वो नीचे एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट देखता है। उसने सोचा कि शायद यहाँ आबादी कम होगी, तो प्लेन यही लैंड करना पड़ेगा। प्लेन में बैठे सभी लोग डरने लगे। बाहर के लोगों को भी प्लेन साफ दिख रहा था, पर तभी उन्हें लाहौर में लैंड करने की परमिशन मिल गई। शरण पूरे फ्यूल में किसी तरह ले जाकर प्लेन को वहां लैंड करता है। स्पीड में होने की वजह से इस टाइम प्लेन को संभालना बहुत ही मुश्किल था, पर शरण ने ये काम कर लिया। तो यही प्लेन के अंदर एक आदमी मरने वाला है। वो प्लेन में मौजूद एक डॉक्टर को आगे लाए, पर ये स्किन का डॉक्टर था, ना कि ऐसे वुंड्स का। तो एक बूढ़े अंकल को भी दिक्कत हो रही थी। बाहर प्लेन में फ्यूल भरा गया। शरण एक हाईजैकर चीफ के आगे हाथ जोड़ता है कि प्लीज इन जख्मी लोगों को यहीं छोड़ दीजिए, पर चीफ ने उसकी बात नहीं सुनी। वो प्लेन को फिर टेक ऑफ कराता है। तो यही इंडिया में शरण की पत्नी से मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या कैप्टन को फ्लाइट अमृतसर में थोड़ी देर और नहीं रोकनी चाहिए थी। इस वक्त पूरे देश का मीडिया शरण को ही बदनाम कर रहा है कि उसे थोड़ी और देर रुकना चाहिए था। तो इधर हाईजैकर्स के कहने पर शरण ने काबुल एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया, पर काबुल में रात को लैंडिंग करने की फैसिलिटी नहीं थी और अगले 7 घंटे वो हवा में नहीं रह सकते, क्योंकि प्लेन फ्यूल के साथ भी बस 4 घंटे ही उड़ सकता है। तो प्लेन गया दुबई की ओर। अब बात थी कि क्या दुबई इंडिया की मदद करेगा। दरअसल इंडिया के द्वारा किए गए पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका वाले इंडिया से नाराज थे और दुबई वही करेगी जो अमेरिका कहेगा। विजयबान सिंह ने अमेरिका से बात की। वो कहते हैं कि दुबई को कहो कि वो कम से कम बच्चों और औरतों को तो प्लेन से निकलवाएं। प्लेन दुबई पहुंचती है। फ्यूल भरने के लिए टैंक आगे आया, पर यहाँ बहुत ही चालाकी से शरण दुबई अथॉरिटीज को बता देता है कि एक आदमी मर चुका है। तो दुबई अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स को कहा कि हम फ्यूल तभी भरेंगे जब वो बच्चों और औरतों को छोड़ेंगे, पर हाईजैकर्स ये सुनते ही गुस्सा हो गए। तो सामने से एक ऑफिशियल ने उन्हें समझाया कि अच्छे मुसलमान बनो। कुरान में साफ साफ कहा गया है कि अगर एक बेगुनाह की जान लोगे तो समझ लेना तुमने पूरी इंसानियत को मार दिया, और अगर एक बेगुनाह की जान बचाओगे तो समझ लेना तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हाईजैकर सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने बच्चों और औरतों को रिहा कर दिया, पर एक दो औरतें रुक गई कि हम अपने पति के साथ ही जाएंगी। तो जख्मी लोगों को भी जाने दिया गया। जो एक नई शादी हुई औरत रुकी थी उसे तो पता ही
ही नहीं कि उसका पति मर चुका है, तो एक स्पेशल चाइल्ड पीछे छूट गया था। उसे उसके पिता के पास ले जाया गया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर हालात अब बदल चुके थे। फ्लाइट यहाँ से फिर उड़ती है, अब वो जाएगी कांदाहार अफगानिस्तान। पर दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही, आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे ऐसे ही किसी और बेहतरीन वीडियो में।